नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तो सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जौनपुर की मल्हनी सीट से धनंजय आगे है। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। धनंजय सिंह जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती में जबरदस्त बढ़त मिली है। निर्दलीय धनंजय को मिले 24,214 वोट। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसपी प्रत्याशी को भी यहां पर बढ़त नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट से धनंजय सिंह आगे हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी और निर्दलीय लड़ रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती में जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। निर्दलीय धनंजय सिंह को मिले हैं 24,214 वोट। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर। अगर बात की जाए तो पिछली बार यहां पर पारसनाथ यादव के मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ही ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। लेकिन ऐसे में अब तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिल रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपको जानकारी दे कि धनंजय सिंह को इस वक्त 24,214 वोट मिले ही हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय, क्या अपडेट सामने आ रहा है? अगर बात की जाए तो जौनपुर की सीट, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, मल्हनी की सीट पिछली बार सपा के खाते में थी, लेकिन अब यहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, सुबह से जिस तरह से रुझान रहा था, यानी जैसे ही यहाँ पर बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद ईवीएम से जो गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद शुरू से ही जो काउंटिंग थी उसमें धनंजय सिंह लगातार आगे चल रहे थे और अभी भी धनंजय सिंह वहाँ पर कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर धनंजय ने टिकट भरा था और वहीं से वो चुनाव लड़े थे और जाहिर है कि अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि को हमेशा ही वो वहाँ पर तैयार करके रखते हैं। हालांकि बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं और जाहिर है कि जौनपुर और उसके आसपास का इलाका जो है उनके नाम से काफ़ी ज़्यादा परिचित है। हालांकि प्रदेश में भी उनके नाम की चर्चा हमेशा रहती है। तो जौनपुर है, उसके आसपास भी वो अपने राजनीतिक क्षेत्र को हमेशा बना करके रखते हैं। तो जाहिर है कि जौनपुर की मल्हनी सीट जो है वो पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव ज़रूर लड़ रही है। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी भी वहाँ पर लगातार अपनी दावेदारी को पुख्ता करने में लगे हुए थे और लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर जो बड़े मंत्री थे उनके वहाँ पर दौरे भी हुए, जनसभाएं भी हुई, लेकिन जाहिर है कि उसका जो असर है वो नहीं दिखाई दिया। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह जो हैं वो लगातार वहां पर जनता के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनकर अभी तक दिखे हैं। हालांकि अभी तक चुनावी रिजल्ट क्या आता है, किस करवट जो है वो चुनावी ऊंट बैठता है, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि वहां पर जौनपुर से धनंजय सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं और लगातार वो अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। बिल्कुल विजय, देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो 7 सीटों का मतगणना जो है लगातार शुरू से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो जौनपुर की मल्हनी सीट और ऐसे में अगर बात की जाए तो अमरोहा की नौगवां सीट, ये वो सीट जहाँ पर बीजेपी पीछे चल रही है। लेकिन बाकी और जो 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 7 सीटों में लगातार 5 सीटों पर भाजपा जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। और जाहिर है कि जिस तरह से भाजपा ने मेहनत की थी, जिस तरह से भाजपा ने शुरू से इसके लिए रणनीति बनाई थी, लगातार उनके बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो टिकट ऐलान से पहले ही हर विधानसभा चुनाव में उनका दौरा लग चुका था। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, वहाँ पर चुनावी सभाएं भी उन्होंने की थी। उससे बिल्कुल साफ था कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वो चीज़ विपक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं दी थी। वो चीज़ बिल्कुल ही ना तो समाजवादी पार्टी में दिखी थी, ना ही कांग्रेस में दिखी थी, ना तो अखिलेश यादव बाहर निकले थे, ना ही प्रियंका गांधी बाहर निकली थी। हालांकि जरूर है कि इनके लोकल नेताओं ने जाकर के जरूर चुनाव प्रचार किया, वहां पर जाकर के प्रत्याशियों से मिले, वहां की सीटों पर उन्होंने अपने लोगों के साथ में वो लगातार लगे रहे, आखिरी समय तक वो लगे रहे। लेकिन जाहिर है कि जब यहाँ पर जो चेहरे थे, भाजपा की तरफ से जो चेहरे थे वो बड़े चेहरों में थे। लगातार मुख्यमंत्री जो थे वो हर सीटों पर 2-2 बार जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल विधायक थे, जो वहाँ के लोकल सांसद थे, वो चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए थे। और इसके अलावा विजय लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह बड़ी और अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे कि टूंडला सीट पर 14वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के प्रेमलाल
धनगर को मिले 25,000 से अधिक वोट, एसपी प्रत्याशी को 20,088 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीएसपी के संजीव चक को वोट मिले 17,022 वोट। ये बड़ी खबर, एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद जुड़े हुए। मोहम्मद, टूंडला सीट पर एक बार फिर से जब राउंड हुआ, अब भी बीजेपी बढ़त लगातार बनाए हुए है। जी मैं बता दूं, बीजेपी टूंडला में पूरी पहले राउंड से ही बढ़त बनाई हुई थी, जो बढ़त अभी भी कायम है। 16 राउंड हो चुके हैं। 16 राउंड होने के बाद 4972 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर को 27,213 मत मिल चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 22,241 मत मिले हैं। तीसरे नंबर पर बीएसपी है संजीव चक, जिनको 18,738 वोट मिले हैं। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन शुरू से ही बीजेपी 49,72 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो देखिए, तमाम तैयारियों के बीच में और कहीं ना कहीं सत्ता में रहने का फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, सत्ता में रहने का फायदा है। और पूरी शुरू से ही हमने बताया है कि बीजेपी पूरी ताकत से यहाँ चुनाव लड़ी थी, प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरी तरीके से सभी बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर सभाएं की थी, और उसके बाद इनको ये इसका परिणाम मिल रहा है कि शुरू से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज 7 सीटों पर मतगणना का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम रुझान सामने आने लगे हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो 2 सीट छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा से प्रवक्ता नाहिद जी जुड़ी हुई हैं, और इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी विजय मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। मैं सवाल सीधा यहाँ पर सपा प्रवक्ता नाहिद जी से होगा। नाहिद जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं, कितनी खुश हैं इससे? सचिन जी, मैं आपको अभी जैसे बिहार का बताऊं, बिहार में 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फर्स्ट राउंड की गिनती हुई है या सेकंड राउंड की गिनती हुई है। तो बिहार के लिए भी अभी कुछ कहना सही नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है, अभी गिनती हुई नहीं होती। इसी प्रकार आप देखिए कि आप उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात करें तो निश्चित रूप से सपा के पास एक सीट थी, निश्चित रूप से सपा की एक सीट से बढ़ोतरी नहीं नाहिद जी, देखिए, दावे तो बहुत किए जा रहे थे ना। अखिलेश यादव साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे थे कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम तस्वीरें बदल रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, हम आकर कार्य करेंगे। आखिर जो दावे यहाँ लगातार किए जा रहे थे वो तो रुझान में देखने को मिल ही नहीं रहे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सवाल करें, स्काइप के थ्रू यूं भी नहीं सुनाई देता है बीच में बोलने से। जी बात पूरी कर रहे यहाँ पर करें। सपा के पास एक सीट थी, तो निश्चित रूप से सपा की बढ़ोतरी होगी इस उपचुनाव में। और यहाँ चिंता की बात बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी के पास 6 सीट थी, और जो परिणाम आएंगे आप देखिएगा कि 6 सीट से निश्चित रूप से बीजेपी की कमी होगी। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 28 सीट थी, लेकिन वहां आज आप देखिए कि 10 सीट पर कांग्रेस आ गई है, तो वहां पर भी बीजेपी की कमी हुई है सीट पर। तो आप अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तमगा दे दिया है कि यहाँ जंगल राज है, और यहाँ की जो घटनाएं हुई है महिला और बच्चियों के साथ, उसको झकझोर देने वाला और भयानक कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें कोई दो राय थोड़ी है कि नोटबंदी से यूं ही जनता त्रस्त थी, और उसके बाद कोरोना ने और बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी। भ्रष्टाचार, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, हत्याएं चरम पर है, बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। भ्रष्टाचार जिस तरह से हुआ इस महामारी में भी, जो जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं लोगों की जान बचाने का प्रयास, लोग स्वयं अपनी जान बचा रहे हैं। तो इस महामारी में भी जहां लोग अपनी जान बचाने का काम कर रहे हैं, वहां जो महामारी के जो जांच किट है, कोरोना की जांच किट है, उसमें जो है हर जिले में जो है घोटाला हुआ है। 2000 की चीज 11,000 में ली गई। इसी प्रकार आप देखें, स्मार्ट मीटर घोटाला हुआ है, स्मार्ट मीटर घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो स्मार्ट मीटर के थ्रू जो बिल आ रहे हैं वो 30% तेज चल रहे हैं, जिसके
कमाई क्लियर, लगभग 3,000 करोड़ जो है एक डूबी हुई कंपनी दीवान हाउसिंग को जो है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने डकरवा दिया। बदले में जो ये डूबी हुई कंपनी थी, इसने भाजपा को 20 करोड़ रुपए एक नंबर में चंदा दिया। तो ये चंदा नहीं था, ये रिश्वत था। और ये जो एक नंबर में पैसा दिया वो तो जो दिख रहा है चेक के थ्रू, न जाने कितना 2 नंबर में बीजेपी को डकरवाया होगा। ठीक है नाहिद जी, ठीक है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप भी पार्टी हैं विपक्ष भी, आपको भी कहीं न कहीं इस महामारी के दौर में कार्य करना चाहिए था, खाली आरोप लगाना ही नहीं। सीधा रुख करते हैं हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव जी देखिए, अभी भी रुझान देखकर कहीं न कहीं सपा क्या बौखला गई है क्या? क्योंकि अभी भी लगातार आरोप यहाँ पर लगाते ही जा रहे हैं लोग। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता पूरे देश में हुई है, कोई एक छोटा से छोटा चुनाव भी यदि भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे होती है या हारती है तो उसको विपक्ष पूरे देश का मूड बताने लगता है और उसको सेमीफाइनल बताने लगता है, फाइनल बताने लगता है, पूरे देश के परसेप्शन को बदलने का एक चरित्र प्रस्तुत करने लगता है। लेकिन इन्हें समझना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन विषयों की चर्चा कर रही हैं, नोटबंदी के बाद भी हमारी 4-4 राज्यों में सरकार बनी, हमारी केंद्र में सरकार बनी, उपचुनाव दोनों हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। इन्हें यह पता होना चाहिए कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रही हैं, इन्हीं के नेता आजम खान बुलंदशहर के रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको फटकार लगाई गई। इनके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो कम से कम इनके पास तो ये कम से कम बोलने का ये अधिकार ही नहीं है कि बलात्कार के खिलाफ ये बोले, क्योंकि इनके जो आदर्श है, जो इनके नेता हैं, उनके विचार बलात्कारियों के पक्ष में इस तरीके से आते हैं समाज में। तो इनके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं और जनता इस चीज को भली बात समझती है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता अपना समर्थन देती है और आज का जो रुझान आ रहा है ये परिणामों में जब परिवर्तित हो जाएगा तो हम विश्वास के साथ कह सकेंगे कि जनता ने पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कामों पर अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है गौरव जी, देखिए नाहिद जी यहाँ पर मुस्कुरा रही थी और कहने के देखिए ये मुस्कान तमाम दर्शक भी समझ रहे होंगे कि परेशानी ही है, क्योंकि देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जब ये चुनाव हो रहे हैं तो इस सेमीफाइनल चुनाव है, आने वाले समय में जब 2022 के चुनाव होंगे तो उस वक्त साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जो इस वक्त जीत हासिल कर रहा है आखिर उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सपा और बसपा की जो तस्वीरें हैं, जो कहीं न कहीं स्टेटस है, वो खराब होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों नाहिद जी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता जो है गौरव भाई जिस तरह से बलात्कार और रेपिस्टों की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से जो है महिलाओं और बच्चों की बात भाजपा के मुंह से जो शोभा नहीं देती है। क्योंकि आप देखिए कि भाजपा के जो उच्च पदों पर बैठे हुए नेता हैं, इनके गुरु रहे हैं आसाराम बापू, जो देश के सबसे बड़े रेपिस्ट थे, उनके चरण छू छूकर आशीर्वाद लेते हैं भाजपा के नेता। और बीजेपी एमएलए रेपिस्ट सेंगर को बचाने का काम किया आदित्यनाथ जी ने। खुद आदित्यनाथ जी ने जब कोर्ट का चला तब जाकर बीजेपी रेपिस्ट को के ऊपर एफआईआर हुआ। इसी प्रकार चिदयानंद जो गृह मंत्री रहे भाजपा से, केंद्र के गृह मंत्री रहे, एमपी रहे, उनको भी बचाने का काम मुसलसल आदित्यनाथ जी स्वयं करते हैं। गौरव जी आऊंगा आपके पास एक बार, नाहिद जी को उनकी बातें पूरी करने दे। जी बोलें। हाथरस की जो दुखद घटना हुई है दलित बच्ची के साथ, वहां पर भी क्योंकि जब इनके टॉप के नेता इस तरह का आचरण रखते हैं, रेप का आचरण रखते हैं, बलात्कारियों का समर्थन करने का आचरण रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनके छोटे कार्यकर्ता हैं नीचे तक के ये मैसेज जाता है, वो उसका अनुसरण करते हैं। आखिर यही चीज पूरे देश ने देखी कि हाथरस ने जिस तरह से ये आरोपियों को बचाने का काम आज भी कर रहे हैं और पहले भी करती रही बीजेपी सरकार, क्योंकि जो आरोपी है ये भाजपा के कार्यकर्ता है। तो ये निश्चित रूप से साफ दिखाई देता है कि भाजपा जो है रेपिस्टों को बचाती है, बलात्कारियों को बचाती है। लखीमपुर खीरी का मैं आपको केस बताऊं कि एक महिला सिपाही छेड़छाड़ के आरोप में जिस व्यक्ति को लेकर वो आई थाने में बंद कराया, वो जो है इन्हीं के बीजेपी एमएलए ने छुड़ाने का खूब हंगामा किया और छुड़ा कर इनके बीजेपी एमएलए उसको लेकर जाए। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। मैं ये विपक्ष में अभी जो आपसे बात कर रही थी तमाम भ्रष्टाचार की बातें मैंने की, तो ये जो मैं अपने मन से ये आरोप नहीं गढ़ रही, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये तो पूरी जनता ने देखा है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ कि
80 लाख रुपए की चल रहे हैं, लखनऊ में दिए जा रहे, बढ़िया जगह ट्रांसफर पोस्टिंग। इनका जो एसपी पाटीदार, ठीक है नाहिद जी, आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा। गौरव जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता है और ये कहता है कि बीजेपी के पास वही प्रत्याशी होते हैं जो कि क्रिमिनल केसेस में संलिप्त होते हैं। नहीं, देखिए ये बड़ी हास्यास्पद आरोप है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता में विश्वास रखती है और अनुशासन में विश्वास रखती है जी। आज 7 सीटों पर जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें तो 5 जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के वो दागी हैं, वो कहीं ना कहीं आरोपी है विभिन्न मुकदमों में। ठीक है, तो चरित्र तो इनको अपना स्पष्ट करना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति अपना करके चल रही है और यही कारण है कि 350 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दुर्दांत माफियाओं की जब्त की जा चुकी है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। 100 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, 15,000 से ज्यादा अपराधी जमानत तोड़वा करके जेलों में चले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण दिया है और ये एनसीआरबी की बात करती है। ठीक है गौरव जी, एक मिनट नाहिद जी, अब आप ये बताइए कि ये जो कार्रवाई बीजेपी कर रही, क्या ये कार्रवाई सपा क्यों नहीं कर पाई? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर प्रदेश में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्रिमिनल केसेस जो है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो कार्रवाई इस वक्त बीजेपी कर रही है वो कार्रवाई आखिर सपा ने क्यों नहीं किया? सपा में करते कैसे, चूंकि उनकी राजनीतिक विरासत ही उन्हीं के बल पर खड़ी है। एक समानांतर लोकतांत्रिक साम्राज्य वो माफिया चलाते थे इस प्रदेश के अंदर में अपराध जगत के माध्यम से, और जो युवा थे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए था, उनके हाथों में कट्टा पकड़ने का काम यही माफिया जगत के लोग करते थे और उसमें अपने सफल और उज्जवल भविष्य की संभावना देख करके युवा पहुंच जाया करता था उनके पीछे। तो कहीं ना कहीं उस वातावरण को, उस माहौल को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और जो संकल्प लिया था वो सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके लिए इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है और ये दर्द से चिल्लाते रहेंगे और जनता ये तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। मैं आऊंगा गौरव जी आपके पास भी आऊंगा और नाइट जी आपके पास भी आऊंगा बातचीत करने के लिए। सीधे रुक करते हैं सहयोगी विजय के पास। विजय, अभी फिलहाल वर्तमान में लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आ रहा है? 7 सीटों के क्या रुझान सामने आ रहे हैं अभी तक? लेटेस्ट रुझान है वैसे का वैसा ही बना हुआ है। 5 सीटों पर यहाँ पर भाजपा जो है वो आगे चल रही है और जाहिर है कि वहाँ पर जिस तरह की लीड लेकर के भाजपा इस समय आगे जा चुकी है उससे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो उपचुनाव में इस समय भाजपा के पक्ष में है। हालांकि एक सीट पर अभी भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर जरूर है जिसमें सिर्फ 1000 या 1200 वोटों का अंतर है, तो उसमें देखना होगा कि शायद आखिरी तक रिजल्ट किस तरह का होता है। लेकिन वहीं एक निर्दलीय सीट जो कि धनंजय सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। ठीक है विजय, इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आपको जानकारी दे, बड़ी खबर, अहम जानकारी, सपा बसपा कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ईवीएम को लेकर झड़प हुई है। बूथ संख्या 166 पर खुला ईवीएम, ये बड़ी खबर है, जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जमकर हंगामा किया है। ईवीएम को लेकर कार्यकर्ता कर रहे थे हंगामा, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। स्थानीय प्रशासन तमाम लोगों को शांत कराने में जुटा हुआ है और ये देखिए तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। ईवीएम को लेकर ये हंगामा करने की कोशिश यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़े हुए हैं। घनश्याम, क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या वजह बताई जा रही इस हंगामे के पीछे? जी आपको बता दें कि बूथ संख्या 166 के एक ही नंबर के 2 ईवीएम टेबल नंबर 9 और 10 पर खुला, जिसको लेके बसपा और सपा कार्यकर्ताओं ने जम के प्रशासन पर अपना सवालिया निशान दागने कि एक ही नंबर के 2 ईवीएम कहां आए, क्यों आए, कैसे आ गए। उसी की जवाब सवाल डीएम और जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो चुनाव में लगे हुए हैं उनसे जवाब कर रहे थे कि आखिर क्यों एक ही नंबर के 2 ईवीएम। इसी बात को लेकर सपा और बसपा कार्यकर्ता ने प्रशासन के खिलाफ अपने जम के विरोध जताया कि यहाँ पे धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर एक ही नंबर के ईवीएम कैसे आ गए। 9 और 10 दोनों टेबल पर 166 नंबर के ही ईवीएम खुले थे। जी, इसी बात को लेकर बसपा और सपा कार्यकर्ता सामने आ गए।
बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गौरव, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए कहीं ना कहीं जब रुझान सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर कौन जीतने वाला है कौन नहीं, लेकिन ऐसे में विपक्ष देखिए किस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, ईवीएम को लेकर हंगामा करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तो इनका परंपरागत आरोप है। ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, और जब ये जीतते हैं छत्तीसगढ़ में, जब ये जीतते हैं राजस्थान में, जब ये मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती। वही केजरीवाल जी जब दिल्ली में जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती। ठीक है गौरव जी, ठीक है। नाइट जी, क्या ये परंपरा हो गई है क्या? सपा बसपा हमेशा यहाँ पर ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े करती है। सचिन जी, मैं तो आपके साथ डिबेट पर बैठी हूँ। आप ही के संवाददाता देवरिया से लाइव बता रहे हैं कि वहां पर एक ही नंबर के 2 ईवीएम खुले हैं। तो जब एक ही नंबर के 2 ईवीएम खुले हैं तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपके संवाददाता ने रिपोर्टिंग की। शायद गौरव भाई सुन नहीं पाए होंगे ठीक से, क्योंकि वो जो है खुद इतनी बेईमानी करती है भाजपा सरकार कि ये कोई चीज एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हो रहे। अभी आपके संवाददाता बता रहे कि एक ही ईवीएम के एक ही नंबर के 2 ईवीएम खुले, तो ये कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से कोई गड़बड़ी है, कोई धांधली है। ठीक है बिल्कुल। ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ऐसे में तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक सीट पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये महा कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।